उसका एनडीटीवी, बल्कि एक चैनल नहीं है, बल्कि 2 चैनल के तौर पे कहें या 3 चैनल के तौर पे कहें, हिंदी में, अंग्रेजी में या बिजनेस के संदर्भ में। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि एक एनडीटीवी नामक संस्था है जो मीडिया जगत में सक्रिय है। एनडीटीवी की जो साख है वो तो अपनी जगह है, पर इस संस्थान से जुड़े हुए 2 लोगों की एक अलग ही साख या जनता के बीच में पहचान है। उनमें से एक प्रणव राय है, जिनको इस चैनल के संस्थापक के तौर पर भी हम जानते हैं। नई पीढ़ी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस देश के आम चुनाव को अगर समझा है तो वह उस दौर में समझा जब दूरदर्शन पर प्रणव राय और विनोद दुआ की जोड़ी के माध्यम से चुनावों की मीमांसा की जाती थी। परिणाम आज की तरह कुछ घंटों में ही सार्वजनिक नहीं हो जाते थे, बल्कि 48 घंटे से लेकर 72 घंटे तक का समय चलता था। और 72 घंटे के समय का पता ही नहीं चलता था, और केवल इसलिए पता नहीं चलता था क्योंकि दूरदर्शन पर प्रणव राय और विनोद दुआ की जोड़ी के द्वारा जिस तरीके से चुनाव परिणामों की और चुनावी माहौल की मीमांसा की जाती थी वो अपने आप में अद्भुत थी। हम लोग उसी को देखकर पले बढ़े। प्रणव राय ने इस देश के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में काफी नाम कमाया। उनका एक प्रोग्राम हुआ करता था अंग्रेजी में, द वर्ल्ड दिस वीक, दूरदर्शन पर दिखाया जाता था। आधे घंटे का कार्यक्रम होता था सप्ताह में, लेकिन उसे देखने के लिए भी लोग पूरे सप्ताह इंतजार किया करते थे। वही प्रणव राय एनडीटीवी के चैनल के संस्थापक भी रहे। इससे पहले 5 साल तक उन्होंने दुनिया के मशहूर मीडिया कंपनी स्टार के लिए भी 5 साल तक देश में हिंदी और अंग्रेजी के समाचार चैनल का संचालन किया। एनडीटीवी ने वक्त के साथ अपनी पहचान एक अलग किस्म की पत्रकारिता के तौर पर बनाई। तकरीबन 2 दशक उनकी सफलता के रहे। 1988 से लेकर 2008 तक प्रणव राय और उनके द्वारा स्थापित चैनल ने सफलता के कई आसमानों को पार किया। लेकिन 2008 से यह चैनल लगातार पराभव के दौर से गुजरा। पर इस दौर में ही एक चेहरा और उभर कर इस टीवी स्क्रीन पर आया। उसका नाम रहा रवीश कुमार के रूप में। रवीश कुमार ने अपने आप को जनपक्षीय पत्रकारिता के एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने में सफलता हासिल की। उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले कई कार्यक्रमों को देश में बड़े स्तर पर सराहा गया। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम ये सारी बात क्यों कर रहे हैं। आज हम ये सारी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 3 दिन से एनडीटीवी सुर्खियों में है। और सुर्खियों में इसलिए है कि जिन 2 शख्स के संदर्भ में हमने बात की उसके साथ जुड़ गई है एक तीसरी शख्सियत। नाम है उनका गौतम अडानी। गौतम अडानी भी इस देश में एक चमत्कार का नाम है। गौतम अडानी ने पिछले 3-4 दशक के अंतर्गत व्यापारिक जगत में जैसी सफलताएं हासिल की हैं वो हतप्रभ कर देने वाली है। दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति के तौर पर पहचान रखने वाले गौतम अडानी इस एनडीटीवी को अधिग्रहित कर रहे हैं और उनके अधिग्रहण की कोशिशों को लेकर ही बवाल है। पहला बवाल इस संदर्भ में है कि क्या इस देश में अब पत्रकारिता खत्म होने के कगार पर आ गई है। एनडीटीवी जैसा संस्थान किसी पूंजीपति के हाथों में जा रहा है। क्या इसका माना जाए कि अब पत्रकारिता के समापन का ऐलान कर देना चाहिए। ये सवाल सोशल मीडिया में तैर रहा है। लोग अपने अपने स्तर पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपने अपने स्तर पर इसकी व्याख्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी बात यह भी है कि गौतम अडानी ने पिछले दिनों लंदन में अपने एक इंटरव्यू में यह कहा कि ये अपने आप में अजीब बात नहीं है कि हमने दुनिया में तमाम क्षेत्रों में नाम कमाया है, लेकिन हमारे देश का एक भी ऐसा चैनल नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखता हो। हम एनडीटीवी को अधिग्रहित करके उससे विश्वव्यापी पहचान देना चाहते हैं। तो एक तरफ गौतम अडानी है जिनका दावा है कि मीडिया क्षेत्र में उनका पदार्पण इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने का है। वहीं दूसरी और देश में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो इस अधिग्रहण की कोशिशों को पत्रकारिता के समापन के तौर पर देख रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्या वाकई एक संस्थान के अधिग्रहण की कोशिशों को इतने बड़े स्तर पर देखे जाने की जरूरत है। क्या कुछ ऐसा खोने जा रहा है या क्या कुछ ऐसा पाने जा रहा है जिसके चलते सोशल मीडिया में तमाम राजनीतिक मसलों के मुकाबले यह विषय ज्यादा चर्चा में आया हुआ है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए इसी क्षेत्र के कई जानी मानी हस्तियां मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख चर्चा का विषय बन चुके इस विषय पर कुछ गंभीर किस्म का विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि काले खलु समारब्धा फलम रजंती नीतिहा, अर्थात ठीक समय पर प्रारंभ की गई नीतियां अवश्य ही फल प्रदान करती हैं। कालिदास जी के द्वारा यह बात सूक्त के रूप में कही गई थी। अब ठीक समय से आशय किसके संदर्भ में लें। प्रणव राय के संदर्भ में, जो इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत अपने इस्तीफे देकर निकलने की कोशिश में। रवीश कुमार के संदर्भ में, जो कल एक भावुक पोस्ट के माध्यम से अपने इस्तीफे को सार्वजनिक कर चुके हैं। या गौतम अडानी के रूप में, जो इसे एक नई शुरुआत के तौर पर ले रहे हैं और इसके माध्यम से एक और कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की कोशिश कर रहे हैं।
तीनों की कोशिशों को अपने जहन में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक गिरिजा शंकर जी इस चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ ख्यात प्राप्त वामपंथी नेता बादल सरोज जी जो विचारक है वह भी इस चर्चा के लिए मौजूद है। उनके होने के भी तमाम कारण हैं, वो हम आपको कार्यक्रम में साझा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी, मीडिया जगत का एक जाना पहचाना नाम है। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर वह भी खुलकर बोल रहे हैं। हमारे साथ अमितेश कुमार जी हैं, जिस एनडीटीवी संस्थान की हम बात कर रहे हैं उससे संबद्ध रहे हैं। और इन सब के बीच में हमारे साथ देश के ख्यात चुनाव विश्लेषक यशवंत देशमुख जी दुबई से जुड़ रहे हैं, जिन्हें कई मीडिया संस्थानों के साथ काम का अनुभव है। रवीश कुमार जी ने कल अपनी भावुक पोस्ट में केवल अपने इस्तीफे की बात नहीं की, बल्कि साथ साथ ये भी बताया कि मैं इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा घोंसला कोई और ले जा रहा है। वो ये भी बता रहे हैं कि देश में अब केवल गोदी मीडिया रह गया है। ये नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखते हुए गोदी मीडिया करार दिए जाने को कितना सही या कितना अनुचित हम माने, इसे समझने की कोशिश हम यशवंत देशमुख जी से करेंगे। बहरहाल हम चर्चा की शुरुआत गिरिजा शंकर जी से करेंगे और गिरिजा शंकर जी से समझने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 6 दशक पत्रकारिता जीवन में बिता चुके गिरिजा जी इस अधिग्रहण की कोशिश को किस दृष्टि से देखते हैं? वाकई ये युग परिवर्तनकारी घटना है क्या इसी रूप में देखें, या इसके इतर कुछ और महसूस कर रहे हैं आप? ये एक प्योरली बिजनेस डील है जी, और उसके अलावा कुछ नहीं है जी, और आप देखेंगे कि पत्रकारिता जो जिस पैमाने पर जिस तरह से मीडिया हाउस चलते हैं, उसमें आप ये कल्पना कैसे कर सकते हैं कि मीडिया हाउस अडानी अंबानी या किसी और बड़े औद्योगिक समूह के अलावा किसी और के हाथ में रहेगा? आप शुरू से देखिए, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स हो, आखिर इनको चलाने वाले जो हैं वो जो पूंजीपति घराने ही चलाते रहे हैं और इनके पूंजीपति घरानों के चलाने के साथ साथ भी पत्रकारिता होती रही है। जब अंबानी ग्रुप ने जो टीवी18 और बाकी सबको जब अपने हाथ में लिया तो ये माना गया कि सारी जो पूरी मीडिया है वो 2 औद्योगिक घरानों में सीमित हो जाएगी। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये वास्तविकता है। और जितनी बड़ी पूंजी आज अखबार या टीवी चैनल चलाने के लिए जरूरत होती है वो किसी न किसी बड़े औद्योगिक घराने के बस में ही संभव है। और एनडीटीवी का जो अधिग्रहण हुआ है उसके पीछे क्या आर्थिक कारण है, बहुत सारे जो किसने कितना कर्जा लिया, किसने कितना शेयर लिया, उसका रिपे कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब की जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं इसको मीडिया पर बहुत बड़े हमले या किसी और तरह से जो देखा जा रहा है, मैं नहीं देख रहा हूं इसको। मैं देख रहा हूं केवल एक बिजनेस डील है जिसमें कि एनडीटीवी को किसी दूसरे कंपनी ने जो नॉन मीडिया ग्रुप है उसने टेक ओवर किया है। मैं गिरिजा शंकर जी, आपने कहा कि मुझे बहुत जानकारी नहीं है, बहुत से दर्शक हो सकते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है। थोड़ी सी जानकारी साझा कर देता हूं, उससे आपको अपने निष्कर्ष देने में सुविधा रहेगी। एनडीटीवी एक कंपनी है, शेयर होल्डिंग मतलब लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी के अंदर तमाम निवेशकों का अपना अपना हिस्सा है। जो प्रणव राय है और उनकी पत्नी है राधिका रॉय, उनके पास अपना हिस्सा आज भी बरकरार है। प्रणव राय के पास में तकरीबन 16% है और उनकी पत्नी के पास में भी तकरीबन 16.5% हिस्सेदारी है। पर एक प्रमोटर कंपनी जो थी RRPR होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास तकरीबन 29% हिस्सेदारी थी। इस कंपनी ने आज से तकरीबन 14 साल पहले अर्थात 2008-9 में अपनी पूरी हिस्सेदारी को रिलायंस समूह की एक कंपनी के पास में गिरवी रखा था 400 करोड़ के लोन के एवज में। 400 करोड़ रुपए लिए थे। शर्त यह थी कि 10 साल के भीतर ये कर्जा चुका दिया जाएगा और नहीं चुकाया गया तो वो इस हिस्सेदारी को बेच सकते हैं। अंबानी के द्वारा दिए गए कर्जे को अडानी ने खरीद लिया है। कहानी केवल इतनी है। अब गिरिजा शंकर जी आप कहें। मैं वही तो कह रहा हूं ना जी, इस पूरे डील के डिटेल में न जाकर ये पूरा का पूरा बिजनेस डील है कि आपने किसी से कर्जा लिया, कर्जे में शेयर दिया, तो ये जब डील इसलिए होगी क्योंकि जिस पैमाने पर पूंजी लगती है आज के मीडिया हाउस चलाने में, चाहे अखबार हो चाहे चैनल हो, उसमें इस तरह के पैसे ही लगेंगे इसमें। और जब इस तरह के पैसे लगेंगे तो कोई ना कोई खरीदेगा, कोई ना कोई बेचेगा। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? ऐसी खरीदारी तो चलती रहती है, पर ये तो आप भी मानेंगे ऐसी बेचैनी, ऐसी चर्चा, ऐसे कटाक्ष पहले नहीं सुने गए इतने। इसमें कुछ तो कहिए ना गिरिजा जी।
उसकी वजह देखिए जी। रवीश कुमार एक आइकॉन कैसे बने? जी। जनपक्षधरता की पत्रकारिता केवल वो रवीश कुमार कर रहे हैं या अब तक किसी ने नहीं किया है, ये मैं नहीं मानता। और जो जिस बात को लेकर जो इस्तीफा देने के बाद जो बात उन्होंने कही है, वो कोई पहली बार नहीं कही है, लगातार वो कहते रहे हैं। उनकी निगाह में पूरी की पूरी मीडिया जो है वो बिकी हुई है सिवा उनके। जी। तो मैं इसको बहुत ही कम से कम मीडिया के लिए जो है मैं बहुत उचित नहीं मानता इस तरह की टिप्पणी। आप बहुत अच्छे पत्रकार हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि बाकी पत्रकार जो है पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, वो गोडी मीडिया हो गए, मोडी मीडिया हो गए, ये कुछ चीज नहीं है। जन पक्ष में पत्रकारिता जो है वो आंचलिक पत्रकारिता से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमेशा होती रही है और आज भी हो रही है। लेकिन यदि आप अपने आप को एक मार्केट आइकॉन बनाने की कोशिश करें तो एक ऐसा समूह होता है जो आपके साथ सहमत होता है कई कारणों से, कि विचारधारा के कारण नहीं। जो लोग उन मुद्दों को खुद उठाने में अपने आप को कमजोर पाते हैं, उनको लगता है कि हमारा प्रतिनिधित्व रवीश कुमार कर रहे हैं और वो अपने आप को अपनी जो नाकामी है उसको वो रवीश कुमार के रूप में देखते हैं। उनको जरूर इस बात को लेकर हो रहा हो कि रवीश कुमार ही बहुत कुछ कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर रवीश कुमार या एनडीटीवी का नहीं है, समूची पत्रकारिता का जो स्वरूप है वो एक आयरनी, दो आयरनी इसमें है। एक तो ये कि इसमें इतनी पूंजी लगी हुई है। मुझे याद है जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी और तब इतने कम पूंजी में अखबार निकलते थे, तो जाहिर है कि समझौते उतने कम होते थे। जब बड़ी पूंजी का निकलेगा और पत्रकारिता के पूरा जो है वो पूरी तौर पर व्यवसाय है, इसको आप इस रूप में मत देखिए कि कोई व्यवसाय से अलग कोई गतिविधि है। ये पूरी तौर पर व्यवसाय है और हानि लाभ तमाम चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं और व्यवसायिक गतिविधि के रूप में ही मीडिया हाउस का संचालन होता है। जो दो दिक्कत अभी हम हमारे सामने है, एक ये कि विपक्ष राजनीतिक जो भारतीय राजनीति की जो अभी विसंगति है कि विपक्ष के नाम पर एक अजीब किस्म का खोखलापन हमको देखने को मिल रहा है, एक वैक्यूम देखने को मिल रहा है। और जाहिर है इस वैक्यूम को यदि विपक्ष नहीं भर रहा है तो उसकी अपेक्षा पत्रकारिता से नहीं करनी चाहिए। यदि रवीश कुमार उस विपक्ष के वैक्यूम को भरने की कोशिश कर रहे थे और उसमें वो तमाम लोग अपने आप को जुड़ा हुआ पा रहे थे, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छी स्थिति न पत्रकारिता के लिए है न राजनीति के लिए। न राजनीति के लिए। तो गिरिजाशंकर जी तो बहुत स्पष्ट है इस पूरे मसले को लेकर। पर मेरे साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, डॉक्टर राकेश पाठक के तौर पर। उनका नजरिया क्या है? मोदी मीडिया, गोदी मीडिया को लेकर डॉक्टर राकेश पाठक भी काफी मुखर रहते हैं। रवीश कुमार के साथ खड़े हैं या रवीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी है। जानना यह भी चाहते हैं कितना बड़ा आघात हो गया भारत की पत्रकारिता जगत पर कि दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति के द्वारा एक मीडिया समूह को अधिकृत करने की कोशिश कर ली गई है। कितना रातों की नींद उड़ने जा रही है डॉक्टर राकेश पाठक? जी, मैं व्यक्ति के साथ नहीं हूँ जी, चाहे उनका नाम रवीश कुमार हो या कोई और हो जी। मैं प्रवृत्ति के साथ हूँ। इस धारणा को तोड़ना चाहता हूँ। मैंने कल भी एक डिबेट में कहा था जी कि एक चैनल के बिक जाने या एक पत्रकार के उस चैनल को छोड़ देने से जी लोकतंत्र खतरे में नहीं आ जाएगा। जी। बहुत सारी ऐसी आवाजें आज भी हैं। समानांतर मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जनपक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं जी। और पत्रकारिता का यही दायित्व है, सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष होना। जी। तो मैं गिरिजाशंकर जी की इस बात से सहमत हूं कि एक अकेले व्यक्ति के नाम पर यह मान लेना कि बाकी सारे लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, मैं इससे असहमत हूं। जी। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, हिमांशु जी 1 मिनट का मुझे समय दीजिए, मैं अतीत में ले जाना चाहता हूं। देखिए, भारत में जब पत्रकारिता शुरू हुई 1780 में जेम्स अगस्टस हिकी ने हिकी गजट शुरू किया जी। और पहले दिन से ही वो सत्ता की किरकिरी बन गए। शुरुआत में जरूर अंग्रेज अधिकारियों के जीवन और व्यक्तिगत चरित्र के बारे में छपता रहता था, लेकिन जब उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स तत्कालीन गवर्नर जनरल के बारे में खबरें छापना शुरू किया, उस वक्त की जो अदालत थी उसके सबसे बड़े पदाधिकारी के साथ सांठगांठ की खबर हिकी ने छापी, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने जेल में डाल दिया हिकी को। यद्यपि हिकी जेल से भी अपने सहयोगियों के सहयोग से अखबार में 8-9 महीने तक निकालते रहे, लेकिन अंततः वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रेस जब्त कर ली और अखबार बंद हो गया। तो सत्ता भारत में पहले दिन से
मीडिया से, पत्रकारिता से, प्रेस से पीड़ित रही है जी। ये संयोग है कि बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हुआ उनसे पूछा गया कि आपको कैसी मीडिया, कैसी प्रेस चाहिए, मीडिया शब्द तो ये बात का है देखा जाए तो जी, नियंत्रित या स्वतंत्र, तो उन्होंने कहा था मैं सत्ता से नियंत्रित प्रेस नहीं चाहता, भले वो अनुशासित हो, मैं चाहूंगा भले ही थोड़ी सी उच्छृंखल हो प्रेस, लेकिन उस पर किसी का नियंत्रण ना हो। पर उसी देश ने इंदिरा गांधी का समय भी देखा, आपातकाल देखा, उसी देश ने और हम सब जैसे पत्रकारों ने काला कानून देखा बिहार का, राजीव गांधी के समय देखा और विरोध हुआ तो इस तरह के कानून भी वापस हुए। एक परिवर्तन जो आया है 2014 के बाद से, उसे जरूर रेखांकित करना होगा। एनडीटीवी और रवीश कुमार को सिर्फ एक प्रतीक के रूप में सामने रख लीजिए। अंतर यह आया है कि 2014 से पहले, संयोग से बहुत व्यक्तिगत उल्लेख नहीं करना चाहिए पर बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जिन 10 सालों में यूपीए की सरकार थी उन 10 सालों में मैं नवभारत और नई दुनिया जैसे बड़े अखबारों का संपादक था, भगवान कृपा से पहले दूसरे नंबर के अखबार थे। यूपीए सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की रीति नीति की आलोचना में, मीमांसा में ऐसी कोई खबर नहीं होती थी जो मेरे अखबार में 8 कॉलम बैनर नहीं छपती थी। ऐसा कोई विशेष अवसर नहीं आया होगा जब मैंने विशेष संपादकीय पहले पेज पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ न लिखे हों। अंतर यह आया है कि तब मैं देशद्रोही नहीं था, तब मैं प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए ईश निंदा नहीं करता था, लेकिन अब जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीमांसा करता हूं, उनकी रीति नीति, उनकी बोली बानी, उनकी कथनी करनी, उसकी समालोचना भी अगर करता हूं तो मैं देशद्रोही कहलाता हूं, मैं ईश निंदा का अपराधी होता हूं। ये एक अंतर आया है। एनडीटीवी पर लौटते हैं। एनडीटीवी का अधिग्रहण एक, बिल्कुल गिरिजा शंकर जी ने ठीक कहा, एक वित्तीय गतिविधि है, एक व्यापारिक लेन देन है, एक स्वामित्व की परिवर्तन की प्रक्रिया है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि अडानी के पास जाने के बाद वो चैनल अगर रवीश कुमार के उस प्राइम टाइम को 1 घंटा छोड़ दें तो बाकी लोग तो वहां वही कर रहे थे जो बाकी चैनल थे। इसके बावजूद पूरी भारत की पत्रकारिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। बहुसंख्यक मीडिया जरूर सत्ता के पाले में है, सत्ता का चारण और भाट बना हुआ। ये कहने में मुझे पत्रकार के नाते कोई संकोच नहीं है कि जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जाने चाहिए वह विपक्ष से। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूं डॉक्टर आगे पाठक जी, बाकी मीडिया या बड़ा मीडिया चार्ट बना हुआ है, ये चारण बना हुआ है, आपने ये कहा, जो एनडीटीवी की पत्रकारिता के संदर्भ में एक वर्ग को शिकायत है कि उनको भी तो हमेशा निष्पक्ष होने के स्थान पर एक पक्षीय तौर पर ही देखा जा रहा है। जो भी सरकार के द्वारा किया जाएगा उसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त कोशिश के संदर्भ में भी कोई दृष्टि डॉक्टर राकेश पाठक की है या बाकी मीडिया के संदर्भ में आपका आघात है? नहीं, बिल्कुल स्पष्ट मेरी दृष्टि है। ये आरोप के वो एक पक्षीय पत्रकारिता है, वे लोग लगाते हैं जिनके 24 घंटे चैनल सिर्फ सत्ता की प्रशंसा में लगे रहते हैं। देखिए, किसी भी सरकार की रीति नीति की आलोचना करना पत्रकारिता का प्राथमिक कर्तव्य है। और क्या आप ये दावे के साथ बता सकते हैं 2014 से पहले एक भी ऐसी नीति थी जिसकी आलोचना एनडीटीवी नहीं की होगी? कम से कम एनडीटीवी महंगाई को अच्छी चीज बताने का काम तो नहीं करता, जब दूसरे चैनल ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि महंगाई बहुत अच्छी चीज है, रुपए की कीमत का गिरना बहुत अच्छी चीज है, प्राइम टाइम में बता रहे हैं हमारे पत्रकार साथी। ऐसी पत्रकारिता अगर होने लगे, समाज में गरीबी, तो फिर जाके लोगों की चिंताओं को खारिज कैसे किया जा सकता है अगर एनडीटीवी के अधिग्रहण के संदर्भ में? ये सवाल है और इस सवाल को विस्तार देने के लिए मैं बादल सरोज जी के पास जाना चाहता हूं बतौर विचारक। क्या कहते हैं बादल जी इस अधिग्रहण के संदर्भ में? कितना डर रहे हैं आप भविष्य को लेकर, कितना आशंकित हो रहे हैं? और जानना आपसे ये भी चाहते हैं कि बाजार से जब प्रणव राय पैसा उठाते हैं तो वो पत्रकारिता की बेहतरी के लिए है, और गौतम अडानी अगर उसी पैसे के संदर्भ में अधिग्रहण करते हैं वो देश की पत्रकारिता के लिए खतरा है। थोड़ा दृष्टि मिले आप जैसे विचारक से हम लोग। मैं 3 कैविएट से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं जी। पहली कैविएट तो ये है जी, ये एनडीटीवी प्रणव राय या रवीश जी का मामला नहीं है जी। एक, इसलिए मैं जो टिप्पणी करूंगा वो एनडीटीवी को बचाने या रवीश कुमार जी की महानता का गुणगान करने के बारे में न ली जाए। हर पत्रकार का वो काम है, बाकी सारे पत्रकार नहीं कर रहे, रवीश कुमार कर रहे हैं या कोई कर रहा है, वो एक अलग विषय। दूसरी बात ये कि जब हम मीडिया की भाट और चारण वाली प्रतियोगिता की बात करते हैं तब हम पत्रकारों के रीढ़ की हड्डी पर सवाल नहीं उठाते हैं,
वो जिसके यहाँ काम कर रहे हैं उसकी पॉलिसी की बात करते हैं जी। तीसरी बात ये कि ये केवल बिजनेस डील नहीं है। 400 करोड़ रुपए का लोन वो अगर 2008 या 2009 में लेते हैं और उसके बाद रिलायंस कंपनी उस लोन को टेक ओवर कर लेती है या वो कंपनी उससे ले लेती है, लेकिन रिलायंस कंपनी ने एनडीटीवी का टेक ओवर नहीं किया जी। वो उसको लोन के रूप में ही बताते रहे। और जैसा कि कहा गया है, अब सेबी ने फैसला कर दिया है, अब सेबी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। जैसा कि कहा जाता है कि आप अगर किसी लोन को बेच रहे हैं तो उसके पहले कम से कम 45 दिन का नोटिस आपको देना चाहिए। ये इस विवाद में अपन नहीं पढ़ते कि वो प्रक्रिया पूरी की गई कि नहीं की गई। मैं केवल एक बात पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये डील ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। रिलायंस कंपनी इतने आर्थिक संकट में नहीं थी कि वो बिना किसी मुनाफे को कमाए हुए, वो खुद इस धंधे में है, मीडिया हाउस से चला रही है, वो अपने शेयर पूरी तरीके से एक कंपनी को बेच दे और वो भी ऐसी कंपनी को जो कि उसकी कॉम्पिटिटिव है। ये सामान्यतः विश्व में पूंजीवाद का नियम नहीं है। ये केवल व्यावसायिक मामला नहीं है, ये एक राजनीतिक डील है। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। और ये चिंतित करने वाली खबर इसलिए है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये टीवी चलाने के लिए नहीं की गई है डील। ये एक खास तरीके की प्रवृत्ति वाले मीडिया हाउस को खामोश करने के लिए की गई है। उनका मकसद जो इंटरनेशनल लेवल का, तो ऐसा कौन सा चैनल है हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो ले जाना चाहते हैं तो नहीं जा सकता। लेकिन ये एक खास तरीके के माध्यम को खामोश करने की कोशिश की गई है। जिसे आपने कहा कि वो एक पक्षीय बात करता था, ऐसी कुछ लोगों की धारणा है। मेरा तो ये मानना है कि मीडिया का मतलब ही होता है कि सरकार की और जो भी हुक्मरान है उनकी नीतियों का विरोध करना। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि सेठ के पास बहुत पैसा है इसलिए ये मामला केवल एनडीटीवी तक सीमित नहीं है। ये पूरे के पूरे सूचना माध्यम पर पूर्ण वर्चस्व का सवाल है और इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत अशुभ बात है। आखिरी बात मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूं, हमारे देश में कानून हुआ करता था जिसका नाम था एमआरटीपी एक्ट, जिसका मतलब ये था किसी भी क्षेत्र में मोनोपोली, एकाधिकार कायम नहीं किया जाएगा। मीडिया के मामले में वो कानून स्पष्ट रूप से ये कहता था कि क्रॉस ओनरशिप नहीं होगी। जो टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस की बात की गई ना, क्रॉस ओनरशिप मतलब जो अखबार चलाएगा वो अखबार चलाएगा, जो रेडियो चलाएगा वो। तो उसके बाद उसमें मेरा ये कहना था कि ये बिना ऊपर वाले की मर्जी के नहीं हो सकता और इसीलिए ये जो डील कराई गई है वो केवल बिजनेस डील नहीं है, वो पॉलिटिकल डील है। और पॉलिटिकल डील में मैंने शायद एमआरटीपी की बात की होगी, तो एमआरटीपी एक्ट के हिसाब से हमारे यहाँ क्रॉस ओनरशिप नहीं हो सकती थी। तो ये मामला हमारे यहाँ ये था कि क्रॉस ओनरशिप नहीं हो सकती और इसलिए ये कहा जाता था कि जो टीवी चलाएगा वो टीवी चलाएगा और ये वर्चस्व विदेशी कॉरपोरेट के आने तक भी जाने की संभावना है। इसलिए मसला केवल रवीश का नहीं है, मसला केवल एनडीटीवी का नहीं है, मसला इस देश के पूरे मीडिया के वर्चस्व का है और उस पर अगर धन पशु अगर उस पर कायम करना चाहते हैं तो ये बहुत। मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा बदल जी, और उसके बाद में यशवंत देशमुख जी के पास जाना चाहूंगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में अडानी की कोशिश को धन पशुओं के कब्जे के तौर पर आप देख रहे हैं, पर प्रिंट मीडिया के संदर्भ में तो पहले ही उद्योगपतियों के द्वारा संचालन का लंबा इतिहास है। गिरिजा शंकर जी ने बहुत विस्तार से बताया है, तब कोई चीज खतरे में नहीं आई और अभी खतरे में आ गई। ये बात थोड़ी समझ में नहीं आ रही। ये तो धीरे धीरे करके हुआ है। पहली बात तो ये कि एक गलत दूसरे गलत को सही साबित नहीं कर सकता दूसरी बात ये कि प्रिंट मीडिया में रामनाथ गोयल का और बेनेट कोलमैन के और बिरला जी के वर्चस्व के बावजूद बाकी का प्रिंट मीडिया जीवित था। तो क्यों जीवित था? क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम बनाया गया था कि विज्ञापन की नीति, सरकारी सहयोग की नीति, जिस जमाने में प्रिंट का पेपर बहुत राशन पर आया करता था उसको दिए जाने की नीति प्रेस में छोटी प्रेस को प्रोत्साहित करेगी और उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है देश में। हाल के दिनों में 2014 के बाद से खास तौर से पूरे विज्ञापनों को
कंटेंट के आधार पर दिया जा रहा है, सर्कुलेशन के आधार पर नहीं दिया जा रहा। तो ये जो मोनोपोली है उसको रोकने के लिए हमारे यहाँ पर प्रबंध था, समझदारी थी, लेकिन अब वो पूरे का पूरा सार्वजनिक वित्त पोषण बंद कर दिया गया है। वो बंद कर दिया। कुल मिला के बादल जी भविष्य को लेकर आशंकित हैं इस पूरी प्रक्रिया के तहत। वो एक एनडीटीवी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रणव राय या रवीश कुमार की बात नहीं कर रहे हैं, वो उस प्रवृत्ति के संदर्भ में चिंतित है। लेकिन मैं आना चाहता हूं यशवंत जी आपके पास में। हमारे देश के एक और प्रखर पत्रकार रहे हैं, जनसत्ता के संपादक रहे, नाम है उनका ओम थानवी। उन्होंने ट्वीट किया है, एक पत्रकार से निपटने के लिए पूरा चैनल खरीद डाला। तो जी आपने तो सारे मीडिया समूहों के साथ में अलग अलग स्तर पर काम किया हुआ है, थोड़ा रोशनी दीजिए ना, क्या वाकई ये एक इतिहास बदल देने वाली घटना होने जा रही है, या इसको हमें एक सकारात्मक दृष्टि से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए? गौतम अडानी को लेकर भी तो हमें कोई गर्व का एहसास होना चाहिए। कुछ लोगों को यह बात अप्रिय भी लग सकती है, लेकिन एक शख्स पहली पीढ़ी के अंतर्गत ही अपने व्यवसाय को इतना विस्तार दे पाया कि पूरी दुनिया में उसका नाम का डंका बजा। और वो व्यक्ति अगर आज ये बात कह रहा है कि मैं इसे विश्व पटल पर ले जाना चाहता हूं, विश्व स्तरीय संस्था बनाना चाहता हूं, और साथ में वो तर्क दे रहा है कि सरकार की आलोचना होनी चाहिए, पर साथ ही ये साहस भी होना चाहिए कि अगर सरकार अच्छा करे तो उसे अच्छा कहा जाए। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में यशवंत जी कुछ कहिए ना। आपने अडानी साहब का जिक्र कर दिया, तो अडानी साहब जो नंबर 2 की रैंकिंग पे जिन सज्जन को हटा के बने हैं, जेफ बेजोस को जी, जो अभी तक दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पूंजीवादी धन्ना सेठ थे जी, उन्होंने जब वॉशिंगटन पोस्ट को खरीदा तो अमेरिका की डेमोक्रेसी तो संकट में नहीं है जी, हमको याद नहीं पड़ता दुनिया में कौन सा अखबार, कौन सा समूह है जिसको पूंजीवादी नहीं चला जी, जिसको धन्ना सेठ नहीं चला। तीसरी बात, गिरजा भैया बैठे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक बैठे हैं, आपने, हमने, सभी ने, मीडिया कर्मी जितने इस देश के हैं, सबने पूंजीवादियों की ही तो नौकरी बजाई है जी। किसी पूंजीवादी की नौकरी बजाने में और पत्रकारिता को दांव पे लगाना, ये दो अलग अलग विषय हैं जी। ये कहकर कि फलाना पूंजीवादी ले रहा है इसलिए मैं जा रहा हूं, और जो बाकी सारे लोग गोदी मीडिया में तथाकथित काम कर रहे हैं वो अब पत्रकार कहलाने लोग लायक योग्य नहीं है और हमारे अलावा कोई और पत्रकारिता कर नहीं सकता, ये पोजीशनिंग लेना ये थोड़ा सा कठिन जी हमारे लिए समझना जी। कठिन हमारे लिए इसलिए भी ज्यादा समझना है, आप, मैं ओम थानवी जी की बात पे सबसे अंत में आऊंगा जी। एक ट्वीट बीच बीच में चल रहा है बरखा दत्त का। बरखा दत्त आप जानते हैं कि एनडीटीवी के फाउंडर्स में से आप कह लें, अगर जो टीम थी, मतलब वो रवीश कुमार से भी 4 हाथ और सीनियर ही रही, जूनियर नहीं। उन्होंने बड़ा मजेदार ट्वीट किया है कि वो कंफ्यूज थे जी, कि जब एनडीटीवी का 30% मालिक अंबानी था तब लोकतंत्र और पत्रकारिता खतरे में नहीं थी जी, और 30% के मालिक अगर आज अडानी हो गए तो लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों खतरे में कैसे आ जी। उन्होंने अपनी ही पुरानी कंपनी के ऊपर एक तंजस्सा किया जी, ठीक है। अब विचित्र बात यह है समझने की, रवीश अच्छे पत्रकार हैं, उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला है, इस नाते मैं तो उनको मानता हूं अपनी पीढ़ी के पत्रकारों में जो देश का नाम इन्होंने बहुत चमकाया है बाहर जाकर के। लेकिन उनकी पत्रकारिता में स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा हिस्सा है जो उनको बहुत पसंद करता है, एक बड़ा हिस्सा है जो उनको इक्वली शायद बायस्ड मानता है जी। अब बायस्ड माने जाने के पीछे उनके अपने तर्क हैं और जो उनको पसंद करते हैं उनके अपने तर्क हैं। तो तर्कों के बियॉन्ड केवल पूंजीवाद और उसके ऊपर आने में मेरा एक सवाल केवल इतना जरूर है जी, कि जिस समय अंबानी साहब से बिना सूद का जी, बिना सूद का 400 करोड़ रुपया लेकर पत्रकारिता की जा रही थी, उस समय वो किस तरीके के मूल्यों की पत्रकारिता थी? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं हिमांशु जी, मुझे आप 400 रुपए ही बिना सूद के दे दीजिए मैं खुशी खुशी ले लूंगा, लेकिन 400 करोड़ रुपए बिना सूद के आपको मिल रहे हैं, आप कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? जरा सा मुझे हिसाब किताब बताइए।
मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं कि आप 400 करोड़ लें कि 4000 करोड़ लें। आज आपके हिस्से को अंबानी ने खरीदा था, कल उस हिस्से को अडानी खरीद ले, मुझे उसमें बिजनेस है। बिजनेस की डील बिजनेस की तरह से होती, बिजनेस की डील बिजनेस की दृष्टि से होती है। यशवंत जी, थोड़ा सा इस पर टिप्पणी चाहिए। अंबानी देश के बहुत बड़े आदमी हैं और अंबानी के लिए बड़ी चुनौती के तौर पर पिछले 1 दशक से अडानी को देखा जा रहा है। अंबानी के मुंह से अडानी एनडीटीवी का हिस्सा निकाल ले गए, इस पर कोई दृष्टि तो आपकी भी गई होगी, इसे क्या देख पा रहे हैं? थोड़ा इस पर भी कुछ बात हो जाए, जब आपने उल्लेख कर दिया तो। उसमें दृष्टि तो है जी। जिस दिन अंबानी साहब ने नेटवर्क 18 खरीदा, जिस दिन उन्होंने CNN, IBN और सारे चैनल खरीदे, उस दिन उनके लिए 2 नेटवर्क्स में 2 चैनल्स में हिस्सा रखना एक तरह से कोई फायदे का सौदा नहीं था। नंबर 1 बात जी। नंबर 2 बात, जो बिना सूद का उन्होंने पैसा दे रखा था जी। ये ध्यान रखिए, अंबानी साहब को 400 करोड़ देके वापस में केवल 100 ही करोड़ मिले, 300 करोड़ का उनको नुकसान ही इसलिए क्योंकि एनडीटीवी की जो मार्केट वैल्यू है वो उतनी ही है जी, उतनी नहीं है जितना उनको पैसा दिया गया जी। दूसरी बात कि अंबानी साहब ने अडानी साहब को क्यों दिया, इस तरह के स्ट्रेंज बेडफेलोज बनते हैं क्या जी। तो उसमें मैं आपको ये भी याद दिला दूं, दिल्ली शहर में सबसे बड़ी जंग पत्रकारिता की या अखबारों की जो होती है वो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स की होती है। उन दोनों ने मिलकर के भी ज्वाइंट वेंचर शुरू किया जी, एक सप्लीमेंट का जी। तो बिजनेस की डील बिजनेस की तरह होती है। मुझे इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ईमानदारी से बताऊं कि जेफ बेजोस वॉशिंगटन पोस्ट खरीदते हैं कि अडानी वो खरीदते हैं, एनडीटीवी खरीदते हैं, लेकिन इन जगहों पे काम करने वाले कोई भी पत्रकार किसी भी लाला के अंदर में काम करते हैं तो वो सारे पत्रकार बेकार हो गए हैं और केवल हम सही हैं, इसमें मुझे आपत्ति। क्योंकि मैं बहुत स्पष्ट मानता हूं, मुझे समस्या यहां पर है कि 400 करोड़ रुपए लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस देने, बिजनेस बेचने में, बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सारे लोग बेकार हैं और पत्रकारिता केवल हम कर रहे हैं, ये ज्ञान पेलने में मुझे प्रॉब्लम। यशवंत बहुत ही तर्कसंगत बात कर रहे हैं और इसका जवाब कौन दे? तो मेरे साथ में एनडीटीवी के ही पूर्व साथी अमितेश कुमार हैं। अमितेश जी, आपसे समझने थे, यशवंत जी भी समझना चाह रहे हैं, हम भी समझना चाह रहे हैं कि पत्रकारिता अगर हो रही है तो केवल एनडीटीवी में हो रही है, बाकी जगह पत्रकारिता नहीं हो रही है। आप तो वहां का हिस्सा रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है या ये ना इत्तेफाकी है? यशवंत जी दूसरी ये भी बात समझना चाह रहे हैं, हालांकि मैं उसका उत्तर बादल सरोज जी से लेने की कोशिश करूंगा कि बिना सूद के 400 करोड़ लेने के समय पर जब प्रणव राय कर रहे हैं तो वो पत्रकारिता के सिद्धांत के अनुरूप है, और उस 400 करोड़ के लोन का टेक ओवर अडानी कर रहे हैं तो वो पत्रकारिता के लिए खतरा है। पर अगर आप भी इस पर कोई हस्तक्षेप करना चाहें तो स्वागत। एक तो मैंने बहुत कम अवधि के लिए एनडीटीवी में काम किया है तो मैं आधिकारिक कोई टिप्पणी नहीं कर जाना चाहता हूं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगा। 400 करोड़ की जो डील है क्यों है, वो एक बिजनेस से जुड़े लोग करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एनडीटीवी की पत्रकारिता के बारे में बात करूंगा और जो यहाँ जिन सज्जनों ने, सभी वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने बात की है उसी संदर्भ में करूंगा। ये सारी बातें जो यहाँ हो रही है वो इस बात को साबित, इससे 2-3-4 बातें इसका निष्कर्ष है। इसका निष्कर्ष ये है कि पत्रकारिता का कोई ना कोई पक्ष होगा, या तो वो सत्ता के पक्ष में हो या उसके विपक्ष में है। पत्रकारिता, एनडीटीवी अकेले पत्रकारिता नहीं कर रहा है, एनडीटीवी पत्रकारिता नहीं कर रहा है बल्कि ज्ञान दे रहा है। ये सारा जो डिस्कोर्स है, ये सारा डिस्कोर्स स्थापित करने में ही आज मतलब एक बात सफल और स्थापित, मतलब स्थापित करने में हर तरफ के लोग सफल हो गए हैं कि कोई निष्पक्ष और तटस्थ पत्रकारिता नहीं हो सकती, जो पत्रकारिता का मूल है, चाहे वो एनडीटीवी कर रहा हो चाहे कोई वो कर रहा है। और यही बात हमारे लोकतंत्र के विरोध में जाती है, क्योंकि आप जब बौद्धिक गण यह बात करेंगे तो जनता तक यह बात जाएगी कि कोई पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं हो सकती। दूसरी बात, एनडीटीवी की पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं एक और उस भाषण से क्यों लेते हैं जो, या उस भाषण ही कहिए उसको, जो रवीश ने स्पीच दिया है अपना और यूट्यूब पे जो अपलोडेड है, सब लोग हम लोग उसको सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा, उसमें उन्होंने आखिर में एक बात कही है कि मैं अपनी महिला सहकर्मियों का शुक्रगुजार, महिला सहकर्मियों का जिक्र किया, यानी महिलाओं के काम करने की जगह एनडीटीवी जो संस्था बनी
उसको एक संस्था के तौर पे देखा जाना चाहिए कि किसको कितना काम करने की आजादी मिली, है ना। तो महिलाओं को जितना प्रमोट किया गया, अब देखिए हम लोग 5 पुरुष बैठ के चर्चा कर रहे हैं, इसमें महिलाओं का कोई पक्ष नहीं है शामिल। आप देखिए कि आप एनडीटीवी के इतिहास में देखेंगे तो महिला पत्रकार कितने हैं, महिला एंकर कितने हैं। और यहाँ पत्रकारिता में हम लोग अक्सर डाइवर्सिटी की बात करते हैं और अधिकांश बहुजन लोग यह शिकायत करते हैं कि पत्रकारिता में डाइवर्सिटी नहीं है। और आप गौर करेंगे कि कोई एनडीटीवी के न्यूज रूम का सर्वे करेगा तो पाएगा कि वहाँ क्षेत्रीय स्तर से लेके अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी वहाँ मौजूद है, हर तरह में। अब एनडीटीवी जैसा संस्थान अगर नहीं होगा, और जो ये बड़ी मेहनत से, केवल रवीश कुमार का योगदान नहीं है इसमें, जिसको मेहनत से प्रणय रॉय और डॉक्टर प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने सींचा, वह परंपरा खत्म हो जाएगी, वह आजादी खत्म हो जाएगी। और मैंने उस न्यूज रूम में काम किया है तो मैं जानता हूं कि उस एनडीटीवी जैसे काम करने की जगह, और आप मीडिया के संस्थानों की, मीडिया में जो लोग काम कर चुके जानते हैं कि मीडिया में बहुत सारे लोगों की सैलरी टेलीविजन चैनल में बढ़ी, उसके पीछे एनडीटीवी था मौजूद। क्योंकि एनडीटीवी अपने पत्रकारों को सबसे ज्यादा पे कर रहा था, सबसे ज्यादा सुविधाएं दे रहा था और सबसे ज्यादा आजादी दे रहा था। दूसरा खतरा यह है, जो 400 करोड़ की बिजनेस डील के बारे में बात हो रही है कि उसमें कैसी पत्रकारिता हो रही थी। इसमें बहुत ज्यादा शोध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी जो पत्रकारिता कर रहा है वो तो दृश्य श्रव्य आर्काइव के रूप में हमारे सामने मौजूद है, सब लोग हम लोग देख सकते हैं। मैं सिर्फ छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मेरे पास कई चिट्ठियां पड़ी हुई है और जिस दौर में मैंने काम किया उस अपने ही काम से उदाहरण देता हूँ। आप सब लोग जानते होंगे कि बैंक कर्मियों के, आप देखिए कि पिछले 10 सालों में बैंक कर्मियों की दुर्दशा जो हुई है इस नोटबंदी के बाद, जो आप किसी भी बैंक में चले जाइए और बैंक कर्मियों से आप बात कीजिए, अभी इस देश के सबसे अवसादग्रस्त लोगों में बैंक कर्मी होंगे। और आप किसी भी न्यूज चैनल पे सर्च कीजिए, सर्वे कीजिए कि किस न्यूज चैनल ने बैंक कर्मी, जो हमारी तरह मध्यवर्गीय प्राणी है, उसके दुख को किस चैनल ने दिखाया। आप दूसरी तरफ देखिए कि हजारों, बिहार का एक उदाहरण ले लीजिए, बिहार में ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें 5 साल में एक बार बीए की 3 साल का इम्तिहान लोग 5 साल में पास करते हैं। और फिर देश के इतने बड़े बड़े कॉलेज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है और वो इतनी प्रतिष्ठा उनका इतिहास में है, लेकिन वर्तमान उनका धूमिल हो चुका है। उन यूनिवर्सिटियों की दुर्दशा को किसने दिखाया पिछले 10 साल में। उसके बाद नौकरी, आप एनडीटीवी में रवीश कुमार के घर में अगर आप चाहेंगे, उनसे आग्रह करें तो आपको कार्टून से भरे हुए पत्र दिखाएंगे जो एसएससी 2015 और एसएससी के 2 लेवल की परीक्षाओं के लोगों को नौकरी मिली रवीश कुमार के हस्तक्षेप के बाद। और हजारों लोग नौकरी पाए, कम से कम 14,000 लोग, जिसमें अधिकांश पत्र मेरे पास भी है, मैं भी दिखा सकता हूँ। और उन सारे लोगों का कहना था कि उन्होंने हर न्यूज चैनल से संपर्क किया, हर बड़े पत्रकार से संपर्क किया, लेकिन किसी पत्रकार ने उनकी खबर देखने लायक नहीं समझी। तो ये जो वंचित तबका है जिसकी कोई सुन नहीं रहा है, उसकी कौन सुन रहा है, ये पत्रकारिता है। दूसरी पत्रकारिता का जो सबसे मेजर बात है, जो सबसे मुख्य बात है कि पत्रकारिता मतलब होता है खबर, और खबर मतलब जब आप फील्ड पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं। क्योंकि मैं माफी चाहता हूं, आपको नहीं टारगेट कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत सुविधा है एंकर के लिए कि वो अपने एसी स्टूडियो रूम में बैठ के और कोई भी बात कह सके, कोई पक्ष ले सके। लेकिन जब आप फील्ड पे पत्रकार को भेजेंगे तो पत्रकार इतना खतरा नहीं मोल सकता कि वह लोगों के सामने झूठ बोले। आप देखिएगा कि जब एंकर लोग ऐसे ही फील्ड में गए हैं तो दर्शकों ने उनको हूट किया है, जिसके बाद में एंकर लोगों ने इसकी प्रतिक्रिया दी है कि हमें हूट किया जा रहा है, लेकिन दर्शकों द्वारा हूट किए जाने के कारण है। तो आप देखिए कि रिपोर्टिंग पे कॉस्ट कटिंग है। आप अंग्रेजी के अखबारों में रिपोर्टिंग है, हिंदी में आश्चर्यजनक ढंग से देखेंगे तो जो छोटे छोटे अखबार हैं, उनके जो स्थानीय पत्रकार हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय न्यूज चैनलों से रिपोर्टिंग आए। और एनडीटीवी में आप केवल रवीश कुमार को नहीं जानते, एनडीटीवी ने रिपोर्टर की एक बड़ी खेप तैयार की है और दूसरे चैनलों को भी वो रिपोर्टर भेजा है। आप चाहे कमाल खान का नाम ले लीजिए या श्रीनिवासन जैन का नाम ले लीजिए, अनुराग द्वारी का नाम, मतलब एक लंबी चौड़ी लिस्ट है जो न्यूज पिच करते हैं और न्यूज पिच करने के बाद उनको बड़ा स्पेस मिलता है। तो ऐसे लोग, आप एक उदाहरण, वहां पे एक सुशील महापात्रा काम करते, उनका ले सकते हैं, जो ठीक से उड़िया भाषी होने के कारण हिंदी ठीक से नहीं बोलते। उनको मौका देकर एनडीटीवी वो ऐसी खबरों पर रिपोर्ट करते हैं कि उनको एक ही साल में रामनाथ गोयनका और रेड इंक जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड मिले। अब ऐसे लोगों को कौन अवसर देगा? ऐसे लोगों को कौन अवसर देगा? काफी विस्तार था नीतीश कुमार जी ने कहा, उदाहरण दिए। गिरिजा शंकर जी मेरे साथ में। गिरिजा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं वंचित वर्ग की आवाज अगर कोई है तो वो केवल एनडीटीवी था, और ये खतरा पैदा हो गया कि अब वंचित वर्ग को आवाज कैसे मिलेगी।
कमोबेश अमितेश कुमार हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं? अब इस पर तो काफी लंबी बातचीत हो सकती है जी कि जो बात उन्होंने कही है, ठीक है कि एनडीटीवी का एक अपना स्ट्रक्चर रहा है, अपनी शैली रही है और अपने कंटेंट के साथ में काम करने का उनका एक सिलसिला रहा है, और जाहिर है उसी की वजह से एनडीटीवी की एक अलग व्यूवरशिप बनी है। जी हर मीडिया चैनल या मीडिया ग्रुप जो है, हर अखबार चैनल जो है, उसकी अपनी अपनी नीति होती है, अपने काम करने के तौर तरीके होते हैं, उनका अपना एक फलसफा होता है, वो सब अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम ये कहें कि सिर्फ एनडीटीवी के खत्म हो जाने से, खत्म होने मतलब अडानी के खरीद लेने से पूरा लोकतंत्र और पूरी पत्रकारिता खतरे में आ गई है, तो ये बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण बात होगी। दूसरी बात जो मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि बाजार या पूंजीपति के प्रभाव से मीडिया कभी मुक्त रही ही नहीं है। जी आप दो पूंजीपति में एक को अच्छा पूंजीपति और एक खराब पूंजीपति आप नहीं मान सकते। पूंजीपति पूंजीपति है और मीडिया का व्यवसाय व्यवसाय है, वो कोई मिशन नहीं है। जी लेकिन जो अच्छे पत्रकार हैं, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे और भी, मैं ऐसे 50 नाम गिना सकता हूं जिन लोगों ने इस बाजारवाद और पूंजीवाद के बावजूद मीडिया में अपना प्रभाव रखा है, जनपक्षधरता की पत्रकारिता की है और आज भी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ऐसे ही दौर में पत्रकार की पहचान होती है कि इन तमाम दबावों के बीच में, एक नई व्यवस्था के बीच में आप अपनी बात कैसे रखते हैं। पहली बात तो यह है कि मीडिया को लेकर जो एक धारणा बना दी जाती है कि वो विपक्ष की भूमिका अदा करेगा, न वो विपक्ष की भूमिका अदा करता, न सत्ता पक्ष की भूमिका अदा करता। वो भूमिका अदा करता है अपने दर्शक और अपने पाठकों के लिए। और केवल यदि सरकार का गुणगान करना, केवल सरकार का गुणगान करना यदि पत्रकारिता नहीं है, तो केवल सरकार का विरोध करना भी पत्रकारिता नहीं है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात गिरिजा शंकर जी टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन गिरिजा जी, एक दृष्टि आपसे और चाहिए। प्रणव राय शुरुआत के 20 साल सफलता की कहानी है, पिछला 1.5 दशक विफलता की कहानी है। हर मोर्चे पर शुरू कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लाइन से फेरिस्त है। सवाल आपसे यह है, भविष्य को लेकर अडानी वर्तमान में सफलता का पैमाना है, सफलता का पर्याय है। अब अडानी समूह अगर एनडीटीवी को अधिग्रहित कर रहा है, तो इसे आप आने वाले समय में उम्मीद के साथ देखते हैं, या कुल मिलाकर एक पत्रकार को खत्म करने के लिए चैनल के टेक ओवर के तौर पर खड़े हैं आप? ये खत्म कर दिया जाएगा, संसार बचेगा ही नहीं, क्या देखते हैं? यदि कोई ये मानता है कि एक पत्रकार से डर कर या एक पत्रकार से बचने के लिए, एक पत्रकार को खत्म करने के लिए ये इतना बड़ा उपक्रम किया गया है, तो मैं समझता हूं बहुत बहुत बड़ी अतिशयोक्ति है। कि मैं इस डील को बहुत बड़ी घटना पत्रकारिता के लिए इसलिए नहीं मान रहा हूं मैं कि ये कोई नई घटना नहीं है। जब अंबानी ने बहुत बड़ा ग्रुप टेक ओवर किया था, तब भी ये माना गया था कि सब कुछ खतरे में है। मैं मानता हूं कि यहाँ पर पत्रकारों के लिए जरूर चुनौती है कि इस तरह की बदली हुई परिस्थितियों में, जो लगातार बदल रही है, केवल अडानी का खरीदने की बात नहीं है, जो पूरा का पूरा पूंजीवाद मीडिया में हावी हो रहा है, उस दौरान सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारों की है कि वो अपनी जो पक्षधरता है या अपनी जो कलम है, उसको वो किस तरह से बचा के रख सके और अपना दायित्व वो बहुत बेहतर ढंग से निभा सके। ये सवाल उठा रहे हैं गिरिजा जी। मुझे जाना है डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास में, लेकिन जो विषय छेड़ा था यशवंत देशमुख ने, वो पुराना ना हो जाता। मैं बादल जी आपके पास आना चाहता हूं, और यशवंत देशमुख समझना चाहते हैं, और उनके द्वारा उठाए गए सवाल को मैं भी समझना चाहता हूं कि अंबानी से 400 करोड़ रुपए लिए प्रणव राय जी ने बिना ब्याज के, उसे पत्रकारिता माने और उसे पैसे को खरीद लिया अडानी ने, इसे पत्रकारिता पे हमला माने। कैसे माने, थोड़ा आप बताएं ना। मैं एनडीटीवी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये तथ्य यहाँ पर ही बोला गया है कि एनडीटीवी ने अंबानी से कोई कर्ज नहीं लिया था। जी एक बात जी, उन्होंने एक संस्था से लिया था, जिस संस्था ने बाद में वो जो लोन था उसको हैंडओवर कर दिया था अंबानी जी की कंपनी को। जी। लेकिन एक सिग्निफिकेंट, एक महत्वपूर्ण पक्ष
आप भूल रहे हैं जी कि अंबानी ने उस 400 करोड़ के लोन के डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लेने के बाद न तो एडिटोरियल कंट्रोल किया था, न उसके मैनेजमेंट का कंट्रोल किया था जी। उन्होंने उसके शेयर नहीं खरीदे थे, उन्होंने उस लोन को लोन बने रहने दिया था जी। अडानी के पास उसके ट्रांसफर होने के बाद इस तरीके से उन्होंने वाकायदा उसका कंट्रोल खरीदा है, एनडीटीवी का मैनेजमेंट का कंट्रोल और एडिटोरियल का कंट्रोल। ये एक गुणात्मक रूप से नई बात है, एक बात तो ये है। दूसरी बात अभी बीच में आई कि आपने कहा कि 15 साल विकास के, 15 साल पराभव के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा मीडिया, केवल एनडीटीवी नहीं, ऐसा मीडिया जो सरकार के विपक्ष में आवाज उठाता है, मेरा मानना है कि मीडिया, सरकार अपनी कामों के प्रचार करने के लिए गजट निकालती है, अपनी तमाम सारी बुकलेट्स निकालती है, अपने संसाधनों का इस्तेमाल करती है। मीडिया का काम सरकार की जन विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों की आलोचना करना ही है। लेकिन आप देखिए पिछले 15 साल में, मैं अब नाम लेने से मैं बच रहा हूं, लेकिन कलकत्ता से एक अखबार छपता है जी, वो अखबार आजकल काफी लोकप्रिय है जी। आप पिछले 8 साल में उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के विज्ञापनों की रेवेन्यू देखिए जी। आप पिछले 10 साल में एनडीटीवी को मिलने वाले विज्ञापनों की रेवेन्यू देखिए। ये जो विज्ञापनों का स्वरूप बदला, केवल सरकार के विज्ञापन ही बंद नहीं हुए, बल्कि सरकार के बड़ा खतरनाक किस्म का उदाहरण दे दिया बादल जी, माफी के साथ कहना चाहूंगा। अगर आप उदाहरण देखेंगे ना, तो गैर भाजपाई सरकारों के विज्ञापनों की उपस्थिति इन मीडिया हाउस में और भाजपा शासित मीडिया संस्था सरकारों की विज्ञापनों की उपस्थिति संस्थानों में फर्क साफ दिख जाता है, कौन किसके साथ खड़ा है। यही तो संकट है। इसी की तरह तो गिरिजा शंकर जी उल्लेख कर रहे हैं। क्या माने, केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं तो यह पक्षधरता है, पत्रकारिता है, और अगर राज्य सरकार के समर्थन में काम कर रहे हैं तो उसके संदर्भ में, पत्रकारिता के संदर्भ में ठीक काम हो रहा है। राज्य सरकार के समर्थन में अगर काम कर रहे हैं तो वो भी बेहूदगी कर रहे हैं वो। लेकिन आपने खुद स्वीकार किया ना कि केंद्र सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं तो भाजपा शासित सरकारों के विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि सरकारों की पक्षधरता मीडिया हाउसेज के लिए उसको आर्थिक संकट में डालने का काम कर सकती है। हमारे यहाँ पर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला अखबार पिछले 1.5 साल में क्या क्या घटनाएं घटी आपकी जानकारी में है। आप इस तरीके से मरोड़े जाते हैं। इसलिए ये केवल विशुद्ध व्यावसायिक डील नहीं है। अंबानी और अडानी आपस में एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं, ये बात नहीं है। ये सब ऊपर वाले की मर्जी से है, ऊपर वाले ने करवाया है, और जब ऊपर वाले ने करवाया है तो अपन लोग सिवाय इसके पोस्टमार्टम की और क्या कर सकते हैं। चलिए, कम से कम एक वामपंथी विचारक ऊपर वाले को मानने लगा, यही कि अपने आप में कमाल की बात है। इस दृष्टि से भी हम देखते थे कि मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास रुक करता हूं कुछ सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ने के लिए। इस घटना को चिंता के तौर पर देखें या अवसर के तौर पर, यह एक पत्रकार के तौर पर आपसे सवाल है। देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का दूसरा सबसे धनी आदमी मीडिया के क्षेत्र में दाखिल हो रहा है, घोषित तौर पर। पहले छोटे मोटे टेक ओवर किए, लेकिन ये घोषित तौर पर पत्रकारिता की दृष्टि से, पत्रकारों की दृष्टि से क्या देख रहे हैं आप इसे? हिमांशु जी, सकारात्मक बात आपने पूछी है तो मैं अमितेश जी की जानकारी के लिए एक चीज का उल्लेख करना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा विषय अमितेश ने उठाया कि एनडीटीवी में महिला जो सहयोगी हैं, रिपोर्टर, पत्रकार, डेस्क पर काम करने वाले, उन्हें बहुत अवसर दिया गया जी। अमितेश, मैं और हिमांशु 2 अखबारों में एक साथ काम कर चुके हैं, स्वदेश में भी और नवभारत में जी। बड़ी विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि ग्वालियर स्वदेश पहला अखबार था जिसमें सबसे पहले एक महिला को संपादकीय विभाग में काम का अवसर मिला था जी। उसके बाद जब मैं ग्वालियर नवभारत में संपादक था तो रिपोर्टर के रूप में पहली बार फील्ड रिपोर्टिंग में महिलाओं को, लड़कियों को भेजने का काम मेरे संपादकीय दौर में शुरू हुआ था। बहुत विनम्र सी बात है, और ये हमने कोई एहसान नहीं किया, ये उनका हक था, उन्हें मिलना चाहिए जी। ये अच्छी बात है कि एनडीटीवी में जो कार्य संस्कृति है वो इस तरह की थी, आगे भी रहे कि महिलाएं वहां काम करते हुए अच्छा महसूस करें, सुरक्षित रहें और उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप अवसर मिले। हिमांशु जी, आपने घटना पर सवाल पूछा, इसको किस तरह से लेना चाहिए। मैं इसे बड़े स्पष्ट तौर पर सकारात्मक रूप से यूं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इस वक्त जो सत्ता में बैठे लोग हैं वे हर असहमति की आवाज को बंद करना चाहते हैं, खामोश करना चाहते हैं जी। उन्हें ऐसी पत्रकारिता चाहिए जो आम किस तरह खाते हैं, काट कर या चूस कर, ऐसे सवाल पूछे जाएं। प्रधानमंत्री की नाकामियों को ढांकने के काम किए जाएं। अगर प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई घुसा है न कोई घुसाया है,
तो सारे प्राइम टाइम के चैनल ये बताने लगे कि हाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जी। बादल सरोज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सत्ता के प्रतिपक्ष में रहना ही पत्रकारिता है। सरकार की सफलताओं, उसकी अच्छाइयों के लिए सरकार का अपना तंत्र है, पत्र सूचना कार्यालय है, जन सूचना प्रसारण मंत्रालय है, पूरी कैबिनेट है, 300 सांसद हैं, हजारों विधायक हैं, पूरा आईटी सेल है, ट्रोल आर्मी है। प्रचार प्रसार के लिए तो बहुत बड़ा तंत्र है। उसके पास अक्षौहिणी सेना है, सरकार की अपनी भी और गैर सरकारी भी। इसलिए सरकार कोई भी हो, सत्ता में कोई भी हो, पत्रकारिता का काम जन पक्षधर रहना ही है। अंतिम बात मैं फिर दोहरा रहा हूं, एक रवीश कुमार के चैनल से बाहर हो जाने या एक चैनल के बिक जाने से न लोकतंत्र खत्म होगा, न पत्रकारिता का देहांत हुआ। मैं संयोग से हिमांशु अभी एक ग्रुप देख रहा था व्हाट्सएप पर, साहित्यकारों का ग्रुप है, उसमें एक हेडलाइन पत्रकारिता का देहांत। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं उसको क्या लिखूं। पत्रकारिता कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक नरेंद्र मोदी नहीं, 10 नरेंद्र मोदी और आ जाएं। बहुत छोटे छोटे स्तर पर लोग जनपक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। जनपक्ष में आंचलिक पत्रकारिता आज भी जीवित है इस देश में। रीजनल चैनल है, वे जनता की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और अब समानांतर मीडिया भी इतना ताकतवर है, यूट्यूब चैनल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, ये सब पत्रकारिता के ही औजार हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर राकेश पाठक की बात ये बताती है कि अडानी के द्वारा टेक ओवर को लेकर बहुत उम्मीद उन्हें नहीं है कि कुछ बहुत बेहतर हो जाने वाला है, लेकिन उनके द्वारा टेक ओवर किया जाना ऐसा पत्रकारिता के लिए संकट भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। जैसा उदाहरण बता रहे कि शीर्षक दिया जा रहा है पत्रकारिता का देहांत, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे साथ में आखिरी बातचीत के लिए यशवंत देशमुख एक बार फिर मौजूद हैं। यशवंत जी के पास अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बा है, अभी भी वह दुबई से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम अडानी अपने इस टेक ओवर को जायज बताने के लिए तर्क दिए हैं। भारत में एक भी ऐसा मीडिया समूह नहीं है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत हो। मैं इसे अंतर्राष्ट्रीय हैसियत प्रदान करना चाहता हूं। उनके द्वारा किए गए इस दावे को गंभीरता से लेना चाहिए यशवंत जी, ये अभी अपना किया हुआ जायज ठहराना है, तो कुछ ना कुछ तो कहना था, तो कह दिया। क्या कहते हैं यशवंत जी? देखिए, अगर वो वास्तव में इस बात का प्रयास करते हैं, और मैं बाकी चीजों पे नहीं आ रहा हूं, अगर वास्तव में ऐसा कोई भी भारत से उद्यमी कोई अगर इस तरीके का प्रयास करता है तो वो स्वागत है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्लोबल मीडिया में भारत की जो प्रेजेंस है वो शून्य के बराबर। मैं दुबई में रहता हूं हिमांशु जी, यहाँ पे आपको अगर मैं बताऊं कि अरबी चैनल कौन कौन से आते हैं तो आप सिर पकड़ लेंगे। अरबी समाचार चैनल रशिया टुडे का आता है, CNN अरेबिक आता है, BBC अरेबिक आता है, फ्रांस 24 अरेबिक आता है, और तो और चाइनीज लोगों का चैनल भी अरेबिक आता है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मीडिया का किस तरीके का इस्तेमाल होता है। इतने छोटे से इलाके में इतने बड़े बड़े मुल्क अपने अरेबिक चैनल लेकर के यहाँ पर उसका प्रसारण करते हैं। आज की तारीख में भारत से वास्तव में एक भी चैनल ऐसा नहीं है। यशवंत जी, मैं एक आपको केवल संदर्भ के लिए बता रहा हूं। प्रणव राय एक असफल कोशिश कर चुके। 2007 में उन्होंने लॉन्च किया था NDTV अरेबिक, 2009 में बंद हो गया। ग्लोबल आउटरीच का बता रहा था। वो करें ना करें उनकी मर्जी है, करें तो स्वागत योग्य होगा, ना करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं तो केवल आपके साथ खड़ा हूं। मैंने एक तथ्य बताया कि प्रणव राय इस कोशिश में सफल नहीं रहे, शायद गौतम अडानी सफल हो। लेकिन डॉक्टर प्रणव राय अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, दूरदर्शन पे जो प्रसारण था उसको देखकर मैं जो स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, प्रणव राय और विनोद दुआ जी की जोड़ी को देख करके उस समय मेरे मन में विचार आया कि मुझे भी चुनाव विशेषज्ञ बनना। मैं अपना करियर में बोलूं तो मैं शायद डॉक्टर प्रणव राय और विनोद दुआ जी को ओ करता हूं। मेरे लिए वो एक उस तरीके के संस्थान रहे। मैं इस बात के लिए उनको मानता हूं। उनके दुर्भाग्य रहा, उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन विनोद दुआ जी ने तो मुझे गढ़ा है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे गुरु रहे, मेरा टीवी का करियर उन्होंने कहा। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं बिजनेस को बिजनेस की तरह से मानता हूं। मुझे अंबानी और अडानी या तो दोनों गलत हैं, जैसे गिरजा बहन ने कहा, या दोनों सही है। मैं उनके बीच में अंतर नहीं कर पाता। दूसरी चीज, पूरे मतलब संवेदना के साथ मैं ये बात कहना चाहूंगा मितेश को कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार 20 लोगों को मिलता है, अगर उसमें से 1-2 प्रणव राय के NDTV के होते थे तो 18
बाकी देश के भाषाओं के और बाकी पत्रकारिता के भी पत्रकारों को मिलता है। इस देश के पत्रकारों का, पत्रकारिता का जो भविष्य है वो हमारी भाषाई पत्रकारिता, छोटे शहरों की पत्रकारिता ने जीवित रखा है और वही इसको जीवित रखेगा। तीसरी बात, बहुत बात हो जाती है कि मीडिया समाप्त हो रहा है इस शासन में आने के बाद में। मैं और आप सभी लोग जानते हैं, मतलब पिताजी मेरे जेल में थे इमरजेंसी में। क्यों थे? क्योंकि पांचजन के संपादक थे, इस नाते जेल में थे। इमरजेंसी की पीढ़ी हमने भी झेली है, गिरजा भैया ने भी झेली, हम सब ने उसको देखा है। और अब मैं आता हूं उस ओरिजिनल स्टेटमेंट में। रवीश मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, सब चीजें हैं। निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी में बहुत सारे पत्रकार होंगे जो रवीश कुमार की पत्रकारिता को देखकर एंटी इनकम्बेंट पत्रकार बनना चाहेंगे, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन ओम थानवी जी बड़े भाई की तरह है, उनको पूरे क्षमा भाव के साथ मैं कहना चाहूंगा, आज इस देश के सारे मीडिया मालिक भी एक तराजू में तौल दिए जाएं, दूसरी तरफ रामनाथ गोयनका रख दिए जाएं, भारी पड़ेंगे रामनाथ गोयनका। और रवीश कुमार समेत सारे बड़े बड़े पत्रकार संपादक एक तराजू में रख दिए जाएं तो भी प्रभाष जोशी की जूती का धूल भी नहीं बन पाएगी। इसलिए कंपैरिजन जो है, कंपैरिजन की तरह से करना चाहिए। आज की पीढ़ी में रवीश कुमार बड़े नाम हैं, उनके जाने से दुख जरूर हुआ है, वो अपना काम करेंगे, उनको शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक, जैसा कि अभी डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा, एनडीटीवी के बिक जाने से न तो पत्रकारिता मर रही है इस देश में, या एक पत्रकार के किसी चैनल छोड़ने से, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहिए। जिसकी तारीफ करनी है, आप रवीश कुमार जी को पसंद करते हैं, जरूर कीजिए। डॉक्टर प्रणय राय को मैं पसंद करता हूं, मैं तारीफ कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि मेरा कैरियर, आई ओ हिम माई कैरियर, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं देखता तो मैं सिफोलॉजिस्ट नहीं बनता, मैं सीवोटर नहीं शुरू करता। लेकिन उसके बावजूद मैं ये प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना भूल सकता कि 400 करोड़ रुपए अंबानी साहब के ठीक थे लेकिन अडानी साहब के गलत हैं। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं। तो कुल मिलाकर हम बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो एक व्यापारिक घटना से ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है, एक सामूहिक निष्कर्ष इस संदर्भ में है। अगर एनडीटीवी कल तक किसी और के स्वामित्व में था, अब किसी और के स्वामित्व में होगा, तो इसके चलते देश के पत्रकारिता जगत पर कोई बड़ा संकट आ गया है। यह शायद इस पूरी घटना को अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से देखा जाना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यह बदलाव इस संस्थान की बेहतरी के लिए कोई और बड़ा कदम साबित हो। गौतम अडानी इस देश के सफल उद्योगपति है, उम्मीद है मीडिया जगत में भी कुछ सकारात्मक ऐसा करें जो उनका दावा है, आने वाले समय में हम उसे सफल होते हुए देखें। जहां तक बात रही प्रणव राय या रवीश कुमार की, उन्होंने अतीत में अपने आप को साबित किया हुआ है। इस देश में हजारों पत्रकार ऐसे हैं जो प्रणव राय या रवीश कुमार को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं जाहिर करते हैं कि वो आगे भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते रहेंगे। आज सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जो बात हमने अपेक्षा के तौर पर जाहिर की, उसे माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कितने सुंदर तरीके से व्यक्त किया। उन्होंने कहा, लिखी हो भाल पर जो भाग्य रेखा, उसे क्षण क्षण मिटाकर फिर बनाओ। लिखी हो भाल पर जो भाग्य रेखा, उसे क्षण क्षण मिटाकर फिर बनाओ। हिमालय और गंगा से शपथ ले, बहु ऐसे कि सबके काम आओ। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कितना सुंदर संदेश दिया था। हम उम्मीद करते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, चाहे मालिक बनकर या पत्रकार बनकर, जो लोग भी सक्रिय हो रहे हैं वो इस भाव के साथ ही अपने कार्यों को विस्तार दें। इस कामना के साथ अब मुझे दी इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा बड़ा।